हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल। सो क्लास, आज हम बीबीए बीकॉम ऑनर्स के सबसे फेवरेट और मोस्ट आस्किंग सब्जेक्ट की बात करेंगे, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी और कवर करूंगी यूनिट नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा यूनिट नंबर 1 कवर अप करूंगी। ये आपका एक वन शॉट वीडियो होगा जिसमें हम ट्राई करेंगे कि एक शॉट में, लेंथी हो सकती है क्लास और पर कि एक शॉट में क्या हो सके आपकी सभी पूरी यूनिट 1 कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं और जानते हैं हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं क्लास, आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये सभी यूनिट 1 के टॉपिक हैं जिसको आज हम अपने पूरे एचआरएम के यूनिट 1 में कंप्लीट करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं? सो टॉपिक वी कवर इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्कोप ऑफ एचआरएम, इवेल्युएशन ऑफ एचआरएम, फंक्शन, स्टेटस, कॉम्पिटेंसीज, एचआर मैनेजर, एचआरएम की क्या क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के प्लानिंग, क्वांटिटेटिव डिमेंशन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब स्पेसिफिकेशन, एचआर पॉलिसीज। मोस्टली पूरी यूनिट 1 मैंने इसमें रखी है, कुछ भी एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक इधर से उधर नहीं किया है, सब कुछ है, सब कुछ आप पढ़ेंगे। मे बी ये क्लास 1 घंटे की हो, 45 मिनट्स की हो, आई कांट से एनी मोर थिंग अबाउट इट, क्योंकि मैं भी अब शूट करूंगी आपके सामने ही, तो कुछ नहीं कह सकते, जितना लंबा जाएगा उतना लंबा ले जाएंगे। और इस एक वन शॉट में मैं पूरा यूनिट 1 आपका कंप्लीट कराऊंगी गारंटी के साथ, और आप इसको प्रॉपरली करके जाएंगे, एक क्लास को अच्छे से देख के जाएंगे, तो ये इस यूनिट से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे अपने एग्जाम में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इफ़िशियंट रहेगी और बहुत ही ज़्यादा इनफ रहेगी, आपके एग्जाम में अपेयर होने से पहले आपकी हेल्प करेगी। सो आप लोगों के सभी के एग्जाम वैसे भी नियर हैं, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम। सो क्या है इंट्रोडक्शन एचआरएम का? एचआरएम के बारे में आपने पहले क्या क्या सुना है? और एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जितना छोटा मैंने लिखा है इतना छोटा करके ही मैं आपको समझाऊंगी भी, तो डरने की बात नहीं है। बहुत से लोग इस सब्जेक्ट को सुन के सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही होगा, इसमें नाम ही इतने सारे, ह्यूमन भी है, रिसोर्सेज भी है और फिर मैनेजमेंट भी, यानी कि तीनों चीज़ों को एक साथ पढ़ना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कुछ लोगों की ऐसी इंटेंशन होती है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबसे इजी और स्कोर विनिंग सब्जेक्ट है। अब बिना देर करे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ जानेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ एचआरएम। क्या मीनिंग होता है एचआरएम का, और एचआरएम किस लिए हम यूज करते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे एचआरएम स्टैंड फॉर ह्यूमन एचआरएम स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एचआरएम में 3 चीज कंसिस्ट की जाती है। यहाँ देख लीजिए, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ। एचआरएम जो होता है 3 चीज पे लाया आउट करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनेजमेंट, विच मीन्स ह्यूमन में इंसान आ जाते हैं या पब्लिक आ जाती है, रिसोर्सेज में कोई भी प्रोडक्ट हो गया आपका, मैनेजमेंट में कि उनको कैसे आपको सेटअप करना है। ये 3 चीज कंसिस्ट की जाती है प्रॉपर पूरे एचआरएम के अंदर। यानी कि एक मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या करता है, प्ले करता है, मैनेज करता है। यहाँ पे एक मैनेजर क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे ह्यूमंस होते हैं। ह्यूमन मतलब हमारे एम्प्लॉयज हो गए, हमारे वर्कर हो गए, लेबर्स हो गए, ये सब हमारे ह्यूमन में कंसिडर किए जाते हैं। रिसोर्सेज में लैंड, लैंड और मशीन आ जाती है, कि जितने भी हमारी लैंड है, लेबर है, मशीन, इन सबको हम रिसोर्सेज की तरह पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या देखा कि हमारे पास लोग हैं, रिसोर्सेज में किस तरीके से काम करा जाएगा, किस चीज़ से काम किया जाएगा, वो सारी रिसोर्सेज कैसे, कहाँ और कब करने वाली चीज़ें आ जाएंगी। मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, हाँ मैनेजमेंट है ना, यस, एम फॉर मैनेजमेंट, यानी कि इन दोनों को मिला के इनको कैसे इनकी पोजीशंस पे वर्क कराना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 3 चीज़ को कंसिडर करती है, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम ह्यूमंस के थ्रू रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं कि हमें किस वर्क को, किस एक्टिविटी को कैसे प्रोड्यूस कराना है, कैसे कंडक्ट कराना है। एक अगर आप या एक मैनेजर किसी प्रोडक्शन फैक्ट्री में है, तो उसको अपनी ह्यूमन और रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि वो अपने टाइम पे अपने सभी गोल्स को पा सके। तो ये एक मेरे वर्ड्स में था एचआरएम की डेफिनेशन। अब जानेंगे बुक की लैंग्वेज में कि बुक के अकॉर्डिंग एचआरएम क्या है। बुक के अकॉर्डिंग भी यही होता है, वही डिस्क्राइब वे में जान लेते हैं। इट रेफर द डिफरेंट पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं एट डिफरेंट
लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि कुछ लोग होंगे प्रोडक्शन के, कुछ लोग होंगे सेल्स के, कुछ लोग होंगे परचेज डिपार्टमेंट के। तो तीनों डिफरेंट लेवल हो गए, तीनों डिफरेंट टर्म हो गई। तो डिफरेंट टर्म में डिफरेंट टर्म के वर्कर्स क्या कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे। इट टेल्स देयर procurement, development, utilization, maintenance for the accomplishment organizational goal and called HRM, which means जिसमें डिफरेंट लेवल टर्म पे जब वो वर्क कर रहे होंगे तो इसमें हम तीनों चीज़ों को मैनेज करते चलते हैं कि हम किस तरीके से काम की शुरुआत करेंगे, बिगनिंग करेंगे, क्या क्या डिसीजंस उसमें लेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट्स करेंगे, कैसे यूटिलाइजेशन का मतलब कि कैसे यूज़ करेंगे अपनी सभी रिसोर्सेज का, मेंटेनेंस की कैसे मैनेज करके चलेंगे सभी चीज़ों को, ताकि हम क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गोल को। यही एचआरएम यही कंसिडर कराता है कि एक मैनेजर कैसे मैनेज करता है अपने सभी चीज़ों को, ह्यूमंस को, रिसोर्सेज को, और उन सबको कैसे मैनेज करता है। तो ये थी एक एचआरएम की छोटी सी डेफिनेशन, जिसमें हमने क्या जाना कि एचआरएम में एक मैनेजर कैसे मैनेज करता है अपने ह्यूमंस और रिसोर्सेज को, ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो जल्द से जल्द पा सके और कंप्लीट करा सके। अब इसके बाद जानेंगे एक छोटी सी डेफिनेशन एचआरएम की। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ एचआरएम, जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है एक छोटी सी एचआरएम की डेफिनेशन जो हमने आपके लिए बहुत मेहनत से निकाली है, ढूंढ के अच्छे से, ताकि आपको इसकी डेफिनेशन को देख के बिल्कुल डर ना लगे और इजीली लर्न भी हो जाए। तो क्या है एचआरएम की डेफिनेशन। एचआरएम इज द प्रैक्टिसिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि एचआरएम में क्या करते हैं मैनेजर, प्रैक्टिसिंग करते, तैयारी करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, हायरिंग करते हैं, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज, विच मीन्स कि यहाँ पे एम्प्लॉयज, यहाँ पे मैनेजर रिक्रूटमेंट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट को भरने की तैयारी शुरू कर देते हैं। जो वैकेंसीज होती हैं उनको फुलफिल करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जब वैकेंट भर्तियां शुरू हो जाती है, वैकेंट पोस्ट को, वैकेंसीज को रिक्रूटमेंट देना शुरू कर देते हैं, तब वो क्या करते हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद हायरिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जितने भी लोग आए होते हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंटरव्यू के लिए, देन उनमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको वो लोग यहाँ हायर करना शुरू कर देते हैं। जब रिक्रूटमेंट और हायरिंग दोनों हो जाती है, देन जब वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे डेवलपिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि अब जो जिस जगह पे हायर हो गया है वहाँ पे उनको हायर करने के बाद उनसे वर्क कराना स्टार्ट कर देते हैं और उनके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जब आपके एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनीज में आपके साथ कनेक्ट होकर वर्क करने लगेंगे तो क्या आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो आपके लिए क्या होंगे, बेटर होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेटर होंगे। और क्या करेंगे मैनेजर एचआरएम में, मैनेजिंग करेंगे, यानी कि जो जिसका वर्क है उनको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से किस काम को करना है और कौन पर्सन या कौन एम्प्लॉय या किस एम्प्लॉय से किस जॉब को परस्यू कराना चाहिए। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है किसके थ्रू, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के थ्रू। तो एचआरएम की क्या थी डेफिनेशन, एचआरएम इज अ प्रैक्टिसिंग ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। सो स्टूडेंट्स, ये हैं 3 इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो 3 लेवल पे इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है एचआरएम। 3 लेवल्स पे इसका एक मेन रोल होता है, जिसमें सबसे पहला क्या आएगा हमारा, एट एंटरप्राइज लेवल। एंटरप्राइज लेवल में 2 पॉइंट हैं किस तरीके से, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट में क्या आता है कि जब आप एक इंटरप्राइजेस के लेवल पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इसमें आप अट्रैक्ट होंगे रिटेन टैलेंट से, विच मीन्स कि जब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज या ऐसे जॉब सीकर्स आपकी कंपनी में आ रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जिनका टैलेंट कैसा है, रिटेन है। रिटेन मतलब बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है ऐसे लोग जिनके अंदर टैलेंट बहुत अच्छे से होता है बट उनको फाइंड आउट करना बहुत हार्ड होता है। तो इसीलिए अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट को हायर करना चाहिए एक एचआरएम को, या एक एचआर को, जो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं। सेकेंड थिंग इज अचीव रिजल्ट इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कि एक मैनेजर का वर्क होता है जब वो ह्यूमन और रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं, कि जो वो रिजल्ट्स को अचीव करना चाहते हैं वो किस तरीके से अचीव करें, इफिशिएंट वे में एंड इफेक्टिव वे में। इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, इफिशिएंटली मतलब टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, इन टाइम, ठीक है, इफिशिएंटली इन बजट। इन दोनों का मतलब यही है कि बजट के अंदर आ जाए और टाइम के अंदर अचीव कर ले। तो क्या थी मेन, अचीव करना रिजल्ट को टाइम में और बजट में, इफिशिएंटली, इफेक्टिवली, ठीक है। देन अट्रैक्टिव में क्या है, अट्रैक्ट और रिटेन टैलेंट को क्या करना, हायर करना, यानी कि ऐसे लोगों को जॉब को देना जिनके अंदर रिटेन टैलेंट है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, टीम वर्क कराना एंड
टीम स्पिरिट रहना कि एक मैनेजर की ये क्वालिटी होती है एक कि वो अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या बना के रखे, टीम वर्क बना के रखे, सबको इस तरीके से वर्क दे कि सब एज अ टीम पार्ट करें, कोई सेपरेटली वर्क ना करे, एक दूसरे से कनेक्ट रहे और उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस ना हो, उन लोगों के बीच में कोई डिफरेंस ना हो। देन थर्ड वन सेकंड वन इज टीम स्पिरिट, यानी कि सबके अंदर से निकल के आना चाहिए कि वी ऑल आर अ टीम मेंबर्स, वी कैन डू वर्क टुगेदर। थर्ड वन इज एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे क्या होता है, एक मैनेजर को जब भी वो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखनी होती है, विच मीन्स कि जिस भी चीज़ का वो वर्क कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, या कुछ भी अनदर वर्क अब वो परस्यू कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई गुड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको देखना है कि जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लोगों को वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो एकदम क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट का पूरा ध्यान रखना है आपको, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, ऐसे लोगों को जॉब देनी है जो एक्चुअली में उस जॉब के लिए एलिजिबल है और जानते हैं, या कह सकते हैं कि वो एक्चुअली में जॉब सीकर्स हैं और कैपेबल हैं उस जॉब के लिए। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। अब हम बात करेंगे इनके नेचर ऑफ एचआरएम की। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें हम पढ़ेंगे नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। अब मैं इसमें आपको नेचर बताऊंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एचआरएम के क्या क्या नेचर होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन, विच मीन्स कि जो मैनेजमेंट होता है, जो एचआरएम होता है, वो हमें कैसे मैनेजमेंट करना है इसका डिसिप्लिन सिखाता है, यानी कि मैनेजमेंट करने के नियम और कायदे बताता है, नियम बताते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट हमें करना चाहिए, किस वे में हमें मैनेजमेंट को फॉलो अप करना चाहिए, इसीलिए कहा गया है अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। देन यूनिवर्सली एग्जिस्टेंस, विच मीन्स जो मैनेजमेंट होती है, जो एचआरएम होता है, वो कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, सभी जगह सेम ही होता है। एचआरएम को हम हर जगह सेम ही फॉलो अप करते हैं, हर जगह मैनेजमेंट की एक ही डेफिनेशन है, एक ही वे में मैनेजमेंट किया जाता है, चाहे आप किसी भी रीजन में सर्वाइव करें, किसी भी कंट्री में सर्वाइव करें या किसी भी स्टेट में, इसलिए इसको यूनिवर्सली एग्जिस्टेंस कहा गया है। एक्शन ओरिएंटेड, जो हमारा एचआरएम होता है ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। क्यों कहा गया है एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि एचआरएम में क्या करते हैं, यहाँ पे सभी लोग एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अपनी जॉब्स को परफॉर्म करते हैं, चाहे मैनेजर हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, चाहे कोई वर्कर या लेबर्स हो, हर हर एक इंसान क्या करता है यहाँ एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक्शंस को परफॉर्म किए जाते हैं, कि पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करते हैं। डेवलपमेंट ओरिएंटेड, विच मीन्स जब कोई वर्क होगा तो सीधी सी बात है डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। किसी काम को हम स्टार्ट करते हैं और करते करते आगे तक उसके एंड तक पहुंचते हैं, तो स्टार्ट करने से एंड तक के पॉइंट पे क्या होते हैं, वर्क में डेवलपमेंट होता ही होता है। जहाँ से शुरू करेंगे जहाँ तक खत्म करेंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के डेवलपमेंट्स आएंगे, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड बोला गया है। देन इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि एचआरएम क्या है, मैनेजमेंट क्या है, स्टार्टिंग से लेके कहाँ से वर्क शुरू करना है और कहाँ तक जाके हमारा वर्क कंप्लीट होगा, वहां तक ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला पॉइंट मे भी आपको दिखेगा नहीं, फिर भी मैं एक बार ट्राई करती हूँ। कंसर्न विद पीपल, कंसर्न विद पीपल में क्या है, जो हमारा एचआरएम होता है ये क्या करता है, लोगों की, अपने एम्प्लॉयज़ की, सबॉर्डिनेट्स की कंसर्न के साथ वर्क करता है। ऐसा नहीं है किसी के ऊपर बर्डन डाला जाएगा, सब लोग क्या करते हैं यहाँ मिलके वर्क करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया, कंसर्न विद पीपल कहा गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं एचआरएम की। सबसे पहले बेसिकली 4 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें क्या कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एचआरएम में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, कि जब भी हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में, तो हर किसी के पास क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, कि हमारा एक मोटिव होता है उस पर्टिकुलर वर्क को करने के पीछे। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, कि जब भी आप किसी वर्क को या किसी भी चीज़ मैनेजमेंट को कर रहे होंगे, तो आपका उसके पीछे क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कि कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे ग्रोथ करनी है। अगर अब आप पहले इसमें ऑर्गेनाइजेशनल में 3 मेन पॉइंट आते हैं, कौन कौन से, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट, इस तरीके से, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, तीनों चीज़ों को हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कंसिडर करते हैं। कि पहले देखेंगे हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो ग्रोथ कहाँ तक जा रही है कंपनी की।
फिर बात करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, मैनेजर के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जो उन किससे रिलेट करते हैं, उनकी सैलरी से, उनकी पर्सनल ग्रोथ ग्रोथ से रिलेट करते हैं, उनके प्रमोशन और डिमोशन से रिलेट करते हैं। फिर क्या है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि उनको किस तरीके से फंक्शन करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो किस तरीके से उनको सभी वर्क को कंप्लीट करना है। देन क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दोनों बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं पूरे एचआरएम और मैनेजमेंट के प्रोसेस में। क्या कहा गया है सोशल ऑब्जेक्टिव में कि जिस भी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, उसमें आपका सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी का भी पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का, वेल्थ का और अपने एटमॉस्फेयर का। जैसे यहाँ 3 पॉइंट थे, ऐसे सेम यहाँ भी 3 पॉइंट हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपकी कस्टमर्स की किस चीज़ को कौन-कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, उनकी हेल्थ, वेल्थ एंड उनकी हमारी सोसाइटी। इसीलिए इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एचआरएम। अब जो एचआरएम है हमारा दो जगह गायब होता है। एचआरएम के मेनली दो फंक्शंस होते हैं, मैनेजरल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरल फंक्शन में क्या जाता है कि जब एचआरएम में हम एज अ मैनेजर कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से फंक्शन आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। विच मीन्स मैनेजरल फंक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, यहाँ पे हम प्लान करेंगे चीज़ों को, देन प्लान करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, विच मीन्स कलेक्ट करेंगे एक ही वे में कि हमने जो भी प्लान बनाया है अब उसको इम्प्लाई कैसे करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो जो भी प्लान किया होता है फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, जो भी प्लान किया होता है वहाँ पे चीज़ों को ला के कलेक्ट करना शुरू करते हैं ताकि वर्क को आगे किया जा सके परफॉर्म, या फिर आपके किसको परफॉर्म किया जा सके, आपके प्लान को आगे परफॉर्म किया जा सके। नाउ आई एम फीलिंग टू टायर्ड। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या है कि अब आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, अब आपको अपने एम्प्लॉयज, सबऑर्डिनेट्स, लेबर, वर्कर सबको क्या करना है कि डायरेक्शन दिखानी है कि किस तरीके से, किस वे में आप लोगों को आगे वर्क करना है। देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग विच मीन्स आपने उनको डायरेक्शन दिखा दिया, प्लान बता दिया, सब चीज़ों को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली है। अब आपको उनके ऊपर अपनी कमांड बना के रखना है, एक मैनेजर को उनके ऊपर अपनी कमांड बनानी है कि हर एक एम्प्लॉयज़, हर एक सबॉर्डिनेट्स के साथ देखना है कि वो कैसे अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उनके ऊपर अपनी कमांड रखनी है कि आपको इस वे में वर्क करना है। कोऑर्डिनेशन विच मीन्स, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि सबके बीच में अच्छी तालमेल होनी चाहिए, मैनेजर की उनकी वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ और एम्प्लॉयज़ की उनके मैनेजर के साथ। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, उनके बीच में अच्छी तालमेल नहीं होगी, तो क्या वो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से इफेक्टिव वे में परफॉर्म कर पाएंगे? नो। क्योंकि कोऑर्डिनेशन, किसी दो पर्सन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, फॉर एग्जांपल एग्जांपल कि अगर आपकी आपके सिस्टर के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या पूरे दिन झगड़ा ही करोगे और उसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो सेम यही होता है कि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने मैनेजर से या मैनेजर को अपने वर्कर से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए। अब है ऑपरेटिव में। ऑपरेटिव में बेसिकली कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है इसमें भी। प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कंपोजिशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन। देखो प्रोक्यूरमेंट में क्या बताया गया है कि यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं कितने वर्ल्ड स्किल्ड हैं, क्या क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की क्या देखते हैं कि किस तरीके से कितनी नेसेसरी नॉलेज उनके पास है। ठीक है। देन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में कि जिस भी चीज़ की उनके पास नॉलेज है, जिस भी चीज़ में वो स्किल्ड है, अब जब वो उस चीज़ में परफेक्टली स्किल्ड हो गए हैं तब उनका आगे प्रमोशन करना। देन ये देखना कि अब आप आगे और क्या करा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से ताकि वो उनका डेवलपमेंट हो सके, मेंटली भी और फिजिकली भी। देन मोटिवेशन एंड कंपनसेशन। मोटिवेशन में क्या आता है कि जब वो अपने वर्क को परस्यू कर रहे होते हैं तब वो डो ला क्या फील कर रहे होते हैं, लो लो फील करने लगते हैं। देन उनको एक एचआरएम मैनेजर का या एचआर का या एक मैनेजर का वर्क होता है कि उनको मोटिवेट फील कराएं, उनकी इनर सोल से उनको मोटिवेट करें ताकि वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। कंपनसेशन का मतलब कि जो भी वो लोग वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पे ऑफ किया जाए, उनकी सैलरी, उनको बोनस, सब चीज़ से उनको दिया जाए। फिर क्या है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या कहा गया है, मेंटेनेंस में कहा गया है कि सभी चीज़ों को बहुत वेल तरीके से मेंटेन करना है और अपने
कंपनी के सिनेरियो को, एटमॉस्फेयर को बहुत वेल मेंटेन रखना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम ये देखते हैं कि जो भी ये सारी फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो यहाँ इंटीग्रेशन में हमें अपने एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि हमारा गोल क्या हो सके, अच्छे से अचीव किया जा सके। ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट की, कि हमारी मैनेजमेंट एचआरएम के कहाँ कहाँ स्कोप है। सो स्टार्ट करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एचआरएम। वैसे ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए बेसिकली आपको छोटा छोटा ही बता देती हूँ, ताकि अगर आपका मन करे और अगर एग्जाम में आपसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कभी पूछ लिया जाए गलती से, तो आप बता सके इसको। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। आपकी बेसिकली क्लास 20 मिनट्स की हो गई है और 20 ही मिनट्स की मे बी बाकी भी है अभी। सो क्या है स्कोप ऑफ एचआरएम? पर्सनल एस्पेक्ट। पर्सनल एस्पेक्ट से क्या कहा गया है यहाँ पे, कि जितने पर्सनल एस्पेक्ट में क्या आ जाता है, कंपनी के क्या आ जाती है, कंपनी के खुद के बारे में आ जाता है, कि एचआरएम में हम क्या करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ ग्रोथ हो रही है, कैसे ग्रोथ हो रही है, कितनी हो रही है, कब से कब तक हम कहाँ तक सर्वाइव कर चुके हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। यानी कि बेसिकली इसके स्कोप में हम खुद के बारे में ही सोचते हैं पर्सनल एस्पेक्ट में। फिर है वेलफेयर एस्पेक्ट। वेलफेयर एक्सपेक्ट में हम क्या जानते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जिस भी एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर रहे हैं, उससे हमारे सोसाइटी को, हमारी इंडस्ट्री को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी तरीका कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, कोई हार्म तो नहीं हो रहा है। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सपेक्ट में क्या देखते हैं, कि जब हम किसी कंपनी में, किसी भी सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं, तो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे, हमारे अपने और कंपनीज जो है और ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ कैसे रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है, कॉम्पिटिटिव रिलेशन है, या फिर सिर्फ सर्वाइवल है, ये सब चेक करते हैं हम स्कोप ऑफ एचआरएम में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज ऑफ एचआरएम। अब देखिए पॉलिसीज हैं एचआरएम की, तो एचआरएम की पॉलिसीज क्यों दी गई हैं, आप समझ सकते हैं किस लिए दी जाती है। कोई भी पॉलिसीज, कुछ टर्म एंड कंडीशंस देने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो एज इट इज़ जब भी हमें बिजनेस में एचआरएम पॉलिसीज गिवन की जाती है, तो इनके पीछे भी क्या है, एक सेंस है, एक लॉजिक है, इनके देने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। देखिए एचआरएम पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एचआर डिपार्टमेंट में। ये जो नोट्स हैं मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए हैं, ताकि बिल्कुल बुक की लैंग्वेज ना हो, जिससे कि आप लोग सेम जैसे कंजस्टिव और कंफ्यूज बुक पढ़ने के बाद थे और उसके बाद भी हैं ही, ऐसे कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में टच दिया है, ताकि आपको ईजी रहे कन्वे करने में और समझने में, ताकि आप अपने एग्जाम में भी अगर सेम एज इट इज़ यही लाइंस को लिख के आएंगे, तो आपको 100% गारंटी के साथ स्कोर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, सो जानते हैं क्या होता है, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एचआर पॉलिसी क्या करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एचआर डिपार्टमेंट में। द पॉलिसीज एंड सिस्टम्स ऑफ कॉन्फिडेंट डिसीजन। जो ये पॉलिसीज होती हैं, ये हेल्प करती है सिस्टम को, यानी कि पूरे डिपार्टमेंट को हर तरीके के डिसीजंस लें। क्वान्टिफाइड डिसीजंस कौन से होते हैं, क्वान्टिफाइड डिसीजंस वो डिसीजन होते हैं जिसमें हम बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट रोल्स को लेते हैं, स्टेबलाइज किए जाते हैं वो किसके थ्रू, बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वो ही डिसाइड करती है इन सभी पॉलिसीज को, जिसमें ये डिसीजंस डिसाइड किए जाते हैं। किस लिए, टू सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स फंक्शंस, यानी कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स फंक्शंस होते हैं उन सबको सपोर्ट करती है एचआर पॉलिसीज। यानी कि एचआर पॉलिसी में सभी वो टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं जो सपोर्ट करती है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पीपल्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क को परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि किस लिए बनाई जाती है ये, परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की और उनके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ये सब चीज़ें प्लान की जाती हैं। कि एचआर डिपार्टमेंट में एचआर पॉलिसीज़ बहुत मेन रोल प्ले करती हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट डिसीजंस लिए जाते हैं, जो स्टेबलाइज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के, किस किस को सपोर्ट करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इनको स्टेबलाइज किया जाता है, जो सपोर्ट करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को, ताकि वो क्या कर सके, मैनेज कर सके परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की और उनके रिसोर्सेज की। ये था पूरा एचआर की पॉलिसीज़ के बारे में इनका इंट्रोडक्शन। अब जानेंगे नीड क्यों होती है इसकी हमें, एंड इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन की
पॉलिसी एचआरएम के पॉलिसीज़ की नीड कि हमें एचआरएम के पॉलिसीज़ की नीड क्यों होती है। सो ये क्या करता है, एचआरएम पॉलिसी हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड वर्क प्लेस स्ट्रक्चर, विच मीन्स कि इसमें हम क्या जानते हैं, इसमें हम ये जानते हैं कि एक लेबर एक वर्कर के वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या क्या होती है, और उनको कितने से कितने आवर्स तक वर्क करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम लेबर्स और वर्कर के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेबर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, और वर्किंग टाइम की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए शॉर्ट में मेंशन कर दिया है मैंने आपको कि इसमें क्या पता चलता है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में कि एचआर पॉलिसी हमें स्ट्रेटेजी बताती है कि किस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो अप करना है ताकि आप अच्छे से क्या कर सकें, एचआर में प्रोसीडर कर सकें। कंसिस्टेंसी कि किस तरीके से कंटिन्यूस रह के आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। देन है फेयरनेसनेस कि आपको कितना फेयर रहना है अपने स्टेटमेंट्स अपने वर्क के लिए। यानी कि आपको कुछ ऐसा वर्क नहीं करना है जिससे किसी ना किसी को हार्म हो, किसी ना किसी को किसी प्रकार का हानि हो, सॉरी लाभ तो हो गई, हानि हो, यानी कि लॉस हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस कि आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है अपने मैनेजमेंट को अच्छे से चलाने की। फाउंडेशन ऑफ पर्सनल फंक्शंस, यानी कि ऐसा फाउंडेशन बना के रखना है कि आपके पर्सनल से लेकर प्रोस्पेक्टिव तक सभी के फंक्शंस को आप बहुत अच्छे से क्या कर सके, फुल अप कर सके। सो स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ ली नीड, अब पढ़ेंगे एचआर पॉलिसीज़ की डेफिनेशन कि क्या डेफिनेशन होती है एचआर पॉलिसी की। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज मैं एचआर पॉलिसी की डेफिनेशन के बाद कंक्लूड कर दूंगी क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लेंथी हो गई है। अब इसका यूनिट 1 जो बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ हम इसके पार्ट 2 में रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ मैंने इस एचआरएम यूनिट को उठाने के पीछे मेरा यही टारगेट है कि कम से कम इसमें 500 व्यूज़ एंड अच्छे से लाइक्स तो हो ही जाएँ। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरीके से मैं आपके, मुझे भी पता है और आप सभी भी जानते हैं कि सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आने भी वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको जल्दी से जल्दी सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँ एक अच्छी प्लेलिस्ट के साथ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करिएगा, ना करना भूलिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एचआरएम पॉलिसी। क्या डेफिनेशन है हमारी एचआरएम पॉलिसीज की, जनरल स्टैंडर्ड और प्रमोशन बेस्ड ऑन विच डिसीजन आर अराइव्ड सर्वे एज आ रोड मैप फॉर द मैनेजर, विच मीन्स जो एचआर पॉलिसी है वो जनरल स्टैंडर्ड्स को बताती है और प्रमोटर्स को बताती है, प्रमोटर्स पे बेस्ड होती है। यानी कि क्या करती है, मैनेजर की हेल्प करती है एचआर पॉलिसी उनके डिसीजंस लेने में, और जो वो सर्वे कर रहे होते हैं वहाँ पे अराइव्ड होने में। ये एक रोड मैप की तरह वो हेल्प करती है एक मैनेजर की। मतलब कि एचआर पॉलिसी बेसिकली किसके लिए बनी होती है, मैनेजर्स के लिए बनी होती है, ताकि उनको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ वहाँ वो अपनी एचआर पॉलिसीज़ का यूज़ कर सके और अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सके। तो ये अब पढ़ेंगे ऑप्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एचआर पॉलिसी, यानी कि कौन कौन सी रुकावटें आ जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इन एचआर पॉलिसीज़ में। देखिए, इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, वो इतना नेसेसरी नहीं है, बट ऑप्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो 6 मेन ऑप्टिकल्स हैं एचआर पॉलिसीज़ की। शायद आपको एक अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा सीधा करके दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहला क्या है इसमें, रेगुलेटरी कन्फ्लिक्ट। रेगुलेटरी में क्या है कि इसमें हम एचआर पॉलिसीज़ में रेगुलेटरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती। कन्फ्लिक्ट मतलब बहुत सी ऐसी रुकावटें होती हैं जो इसकी वजह से एचआर्स अपना डिसीजंस लेने में क्या करते हैं, थोड़ा सा इशू क्रिएट करते हैं, या फिर कह देते हैं थोड़ा सा कैसा हेल्पलेस फील करते हैं। देन क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट उनको अपनी एचआर पॉलिसीज़ का यूज़ करना पड़ता है कभी कभी, ताकि क्या किया जा सके, अपने डिसीजंस पे सर्टेन रह सके। रिवीजन होता है नॉट इजी टू कम्युनिकेट, कभी कभी एचआर्स के लिए इजी नहीं होता है अपनी पॉलिसीज़ को फुल फॉलो करना। फिर क्या, मे रेस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ मैनेजर, कभी कभी एचआर पॉलिसीज़ क्या करती हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं एच मैनेजर की फ्रीडम को। तो ये थे हमारे ऑप्टिकल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ एचआर पॉलिसीज़। अब स्टूडेंट्स हम जानेंगे क्या कि अब जो बेसिक से हमारे जो रिमेन टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम यूनिट 1 के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो ये हो गया हमारा क्या, एचआर यूनिट 1 का पार्ट 1। अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट मैं पार्ट 2 आप लोगों को तभी दूंगी जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और मेरी हेल्प करेंगे मेरे टारगेट को अचीव करने में। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं जल्द ही आपको पार्ट 2 भी दूंगी, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया आपको रात के
2:30 बज रहा है और फिर भी मैं कंटिन्यूअसली आपके लिए शूट करती हूँ डेली, क्योंकि डेज में मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं एंड मेरे पास सिर्फ रात का ही टाइम बचता है आप लोग की शूट के लिए। सो होपफुली आप मेरे वर्क को, मेरे हार्ड वर्क और एफर्ट्स को समझ पाएंगे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो टेक केयर क्लास, गुड नाइट, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी।